दिल्ली के एनसीआर प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में इतना शानदार कार्यक्रम होगा, इसकी मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था। इसके लिए दिल्ली की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिस आधारशिला की नींव रखने के लिए हम लोग 2000 साल बाद पुनः प्रयास कर रहे हैं, उसके साक्षी के रूप में नेपाल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर केशवमान शाक्य साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे, उनके समधी, उनका पूरा परिवार, आप सभी लोगों को मैं भारत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर इस जगह में जो हम लोग आधारशिला रख रहे हैं, और यही नहीं, भारत में कहीं भी किसी बड़े कार्य की शुरुआत होती है तो उसके लिए कहा जाता है आधारशिला रख रहे हैं। कोई घर बनवाता है तो नहीं कहता है मैं आधारशिला रख रहा हूं, कहता है क्या? हमारे यहां छत्तीसगढ़ में तो नहीं कहता है। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य हम लोग करते हैं तो कहते हैं आधारशिला रख रहे हैं। और सबसे पहले भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पहले आधारशिला कौन रखा था? वही सम्राट अशोक महान। तो ये आधारशिला की परंपरा, उसका गौरव की शुरुआत उसी अशोक महान से होती है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, जिसको सम्राट अशोक महान ने आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले ही समझ लिया था कि आने वाले समय में सम्राट अशोक क्लब नाम का एक संगठन होगा, उसके क्रांतिकारी योद्धा आएंगे और इसी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आधारशिला रखेंगे। इसीलिए उन्होंने गढ़ी अभी लाजपत नगर के पास एक जगह है गढ़ी गांव, वहां पे एक छोटी सी पहाड़ी है, मुश्किल से 2 मंजिला पहाड़ी होगी। उस पहाड़ी पे उन्होंने अभिलेख लिखवा दिया। अभिलेख तो लिखवाया, इसके बाद समय के साथ लोग उसको भुला दिए। लेकिन समय बीता, आजादी के बाद की बात है, एक राज बहादुर ठेकेदार थे जिनको पत्थरों की तलाश थी, क्योंकि राजस्थान से पत्थर ले आने में दिल्ली में किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा महंगा सौदा था। तो किसी ने कहा एक छोटी सी पहाड़ी यहां दिल्ली में है, क्यों ना उसको उड़ा के बारूद से और उसके पत्थर को हम लोग यूज कर लें। तो राज बहादुर के जो करिंदे थे, उन्होंने बारूद लगा के सब सेट किया कि साहब आ रहे हैं, ठेकेदार साहब आ रहे हैं, अब इसको उड़ाना है। बात सुनिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। तो उस गढ़ी के अशोक के शिलालेख को उड़ाने के लिए बारूद लगा दिया गया था, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, क्योंकि वो तो मजदूर थे। उनको आदेश मिल गया कि इस पहाड़ी को उड़ा के इसके पत्थर को यहां के कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। लेकिन राज बहादुर के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस पहाड़ी को थोड़ा सा हम देख लें ऊपर से भी, अब तो उड़ाना ही है, देखते हैं इस पहाड़ी पे चढ़ के कैसा दिखता है, ये दिल्ली कैसी दिखती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी पे, तो उन्होंने देखा कि इस पे तो कुछ लिखा हुआ है, और उस अभिलेख को देखते हैं, पुरातत्व विभाग की टीम को सूचना देते हैं, और वो जान लिया जाता है कि ये सम्राट अशोक महान का अभिलेख है। इस तरह से एक सचेत ठेकेदार की बुद्धिमत्ता से भारत का वैभवशाली इतिहास बच गया। नहीं तो आज जिस आधारशिला को रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि हम वहां की एक मुट्ठी मिट्टी ले आके इस आधारशिला की शुरुआत करेंगे, शायद हम लोग ये काम ना कर पाते। अभी एक बहुत बड़ा दिल्ली में आयोजन हुआ G20, जिसकी शुरुआत एक अशोक की उक्ति से की गई, हेवम लोकशा हित मुखे ती अत इवम नातिषु
एवं मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए, ऐसा राजा अशोक ने यहां लिखा। और ये बात कौन कहा? G20 की शुरुआत में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बात अपने मुख से, अपने भाषण के शुरुआत में ये बात कही। लेकिन शायद आप लोगों ने मीडिया में कहीं सुना। यहां पे हमको लग रहा है 5000 लोग से ज्यादा ही लोग हैं बैठे हुए, बाकी लोग तो टहल रहे हैं। क्या किसी ने इस बात को मीडिया में सुना? किसी ने नहीं सुना। सब लोग हाथ हिला रहे हैं, मैंने भी नहीं सुना। लेकिन एक रशियन फ्रेंड हमारा है, उसने ये बात हमें बताई कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस युक्ति से शुरुआत की, क्या दिल्ली में ऐसा भी कुछ अशोक का भी है क्या ओरिजिनल? क्योंकि उनको भी नहीं पता था। हमने कहा हाँ है। तो भारत की बहुत सी चीजें जो दुनिया के लोग जानते हैं, मसलन हमारे आदरणीय नेपाल के मंत्री जी जानते हैं, श्रीलंका के लोग जानते हैं, या दुनिया के कई देशों के लोग जानते हैं, भारत के लोग अभी अनभिज्ञ हैं। तो यह भी आवश्यक है कि हम दुनिया के लोगों से जुड़ें। जिस समय अंग्रेज भारत में खुदाई कर रहे थे और बुद्धिज्म की कुछ चीजें उन्हें मिल जा रही थी, तो वो भारत में नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था भारत में जो इसका वारिस है वो क्या है? मर गया है। उनको पूरा भारत ही मरा दिखता था। इसलिए उन्होंने जब खुदाई किया कुशीनगर का, और वहां पे एक स्तूप, छोटा स्तूप, उसमें खुदाई में मिला अशोक की अस्थियां, बुद्ध की अस्थियां मिली, तो उस बुद्ध की अस्थि को उन्होंने श्रीलंका भेजा। और जब पाकिस्तान में उन्होंने खुदाई करवाया, वहां भी बुद्ध के अवशेष मिले। अभी वहां पे हमारे डॉक्टर केशव मान साके साहब गए थे, शायद ये हिस्ट्री पता नहीं इनको जानकारी होगी कि नहीं, लेकिन वहां भी जब खुदाई में अंग्रेजों ने खुदाई किया पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी श्रीलंका को भेजा। तो ये भारत के यशस्वी राजा की कमाई थी कि वो जानते थे कि भविष्य में अगर ऐसा भारत के साथ होगा तो हम अपने पड़ोसी इतने अच्छे और इतने प्रिय बनाएं कि उन तक हमारी चीजें संरक्षित और सुरक्षित रहे। उसी की शुरुआत फिर से सम्राट अशोक क्लब कर रहा है कि हो सकता है आने वाले 2000 साल में फिर ऐसा कुछ वही पुनर्घटना हो, तो हमारे जो रिश्ते नेपाल से, श्रीलंका से, चीन से, कोरिया से, जापान से रहेंगे, तो फिर हम जग जाएंगे, फिर यह आधारशिला रखी जाएगी। तीसरी और अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। राष्ट्रीय महासचिव सर बार बार इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उनको इशारा कर दिया हूं कि 15 साल बाद मैं बोल रहा हूं दिल्ली के मंच पे, मैं छोड़ूंगा नहीं। और 15 साल पहले हमने भी शुरुआत किया था सर के साथ इस दिल्ली में। एक और उदाहरण बता के अपनी बात सर खत्म करूंगा। अभी रतन टाटा साहब को पूरा भारत और खास करके मिडिल वर्ग के लोग उनको हृदय से बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा ने बहुत छोटे छोटे उपकरण भी बनाए किसानों के लिए, हवाई जहाज बनाए, न जाने क्या क्या नहीं बनाया, लेकिन किसानों के लिए आम मूलभूत सुविधाओं के जो रोजमर्रा की चीजें थी, बहुत अच्छी क्वालिटी में उन्होंने बनाई। तो भारत का किसान, भारत का मिडिल वर्ग भी उनको हृदय से बधाई दे रहा है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी सूचना है, आपका हृदय आज गदगद हो जाएगा कि रतन टाटा ने आखिर सम्राट अशोक को क्या दिया, या सम्राट अशोक क्लब वालों को क्या दिया। भाई, सम्राट अशोक क्लब के लोगों का उद्देश्य ही है भारत का स्वर्णिम भविष्य गढ़ना, जैसा सम्राट अशोक महान ने गढ़ा था। तो बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, शायद इनको नहीं पता होगा कि जब पाटलिपुत्र की खुदाई हो रही थी इंग्लिश पीरियड में, तो अंग्रेजों ने हाथ खड़ा कर लिया। हमारे पास पैसा, इसी रतन टाटा के 2 पीढ़ी के पूर्वज थे, उनका नाम था सर रतन टाटा, उनका भी नाम यही था, लेकिन सर जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पारसी जरूर हूं, लेकिन मेरा हृदय इस भारत के लिए धड़कता है। अगर भारत के यशस्वी सम्राट की खोज की जा रही है, उस विशाल राजधानी की खोज की जा रही है, और इतना तय हो गया कि वो पाटलिपुत्र में है, तो मैं इसके लिए अपना बहुत धन देने के लिए तैयार। दोस्त रतन टाटा ने अपना बहुत खजाना दिया, और खुदाई जब तक पूरी नहीं हो गई, तो
तो पाटलिपुत्र में उसी समय कुम्हरार निकला, उसी समय बुलंदी बाग, 3-4 प्लेस निकले। तो ये रतन टाटा का भी, सर रतन टाटा का भी ऋण सम्राट अशोक क्लब के ऊपर है। और ऐसे बहुत से ऋण इस आधारशिला को रखने के लिए मिले हैं और भविष्य में हमें उम्मीद है कि उससे भी बड़ा ऋण मिलने वाला है। सर रतन टाटा के नाम को पता नहीं भारत के लोगों ने उस ऋण के लिए याद किया होगा कि नहीं, लेकिन सम्राट अशोक क्लब आज याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि हमने अपने खून में, अपने कसम में, अपनी प्रतिज्ञा में यह लिया है कि जो भी इस भारत की सरजमी ही नहीं, पूरी दुनिया में जो भी मानवता के कल्याण के लिए काम करेगा, उसके इतिहास को भारत में कम से कम सम्राट अशोक क्लब के लोग चिरस्थायी करेंगे। और मैं डॉक्टर केशवमान साके साहब को एहसास दिला देता हूं कि भारत में एक संस्था है LIC, जिसका एक स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो सर, हम तो जिंदगी के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं और दुनिया के बहुत से देशों से अब हम लोग जुड़ रहे हैं। तो ये जिंदगी के साथ तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन जिंदगी के बाद भी हम लोग जुड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश में संघमित्रा ने एक दान दिया था, वो अभिलेख अभी भी मिला है। मध्य प्रदेश के बुद्ध विहार में खुदाई में मिला है। अगर उन्होंने दान ना दिया होता तो क्या मिलता? नहीं मिलता। चारुमती बिहार में अगर वो पत्थर पे लिखा हुआ चारुमती बिहार अगर नहीं लिखा हुआ मिलता हमें, तो क्या पता चलता चारुमती थी? अशोक की रानी, जिसका प्रयाग प्रशस्ति में अशोक स्तंभ है, उस पे कारुवकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। अगर उन्होंने ऐसा दान न दिया होता तो क्या मिलता? नहीं मिलता। तो अगर जो आप यहां धम्मदान दिए हैं, वो इस लोक में भी, इस समय भी और आने वाले समय में भी वो आपको ये चिरस्थायी कर रहा है। इसलिए खुल के दान कीजिए, धम्मदान कीजिए। और सम्राट अशोक महान ने अपने अभिलेखों में तो दान के सब चीजों में धम्म का प्रयोग किया। धम्मदान, धम्म नीति, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो कार्य धम्म से उन्होंने न शुरू किया हो। इसलिए हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महासचिव महोदय, राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय और पूरे सबके नेतृत्व में हम लोग ये आधारशिला रख रहे हैं और आने वाले समय में इसको और विशाल बनाएंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद।